आजकल हम जहां भी देखें मतलब फोन की स्क्रीन पर या सोशल मीडिया फीड में हर तरफ छोटे छोटे वीडियोस ही दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। वही, ये फॉर्मेट तो जैसे हमारी डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा ही बन गए हैं। सही कह रही हैं। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने कुछ हालिया लेख और एक विश्लेषण का सार है जो इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करता है और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है। क्या सवाल है वो? कि ये जो लघु वीडियो हैं जो इतने पॉपुलर हो गए हैं, क्या ये वाकई हमारे लिए फायदेमंद है या फिर इनके कुछ अनदेखे नुकसान भी हैं? चलिए इन सामग्रियों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल, और ये सवाल आज बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये छोटे वीडियो अब सिर्फ मतलब एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहे। हाँ, सही बात है। लोग इनसे जानकारी भी ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो जो विश्लेषण हमने देखा वो इन्हीं दो पहलुओं को, यानी इनके फायदे और नुकसान, उनको तौलने की कोशिश करता है। अच्छा। मतलब ये कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देता, बल्कि एक ज्यादा क्या कहते हैं सूक्ष्म तस्वीर पेश करता है। हाँ, तो वो जो मेन सवाल है वो यही है कि भाई ये छोटे फॉर्मेट ज्ञान और मनोरंजन का एक अच्छा कुशल तरीका है या फिर कोई कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, क्या ये हमारी ध्यान लगाने की क्षमता, हमारी समझ की गहराई और यहाँ तक कि सच और झूठ में फर्क करने की हमारी काबिलियत को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं? जो सामग्री हमारे पास है वो इन्हीं मुश्किलों को, इन्हीं जटिलताओं को उजागर करती है। और यही इसे इतना दिलचस्प विषय बनाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्लेषण के जो नतीजे हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। ठीक है। और शुरुआत करते हैं उन पॉजिटिव पहलुओं से जिनकी वजह से ये इतने पॉपुलर हुए। ओके, तो सबसे पहली बात और शायद सबसे जाहिर बात जो विश्लेषण में सामने आती है वो है इनकी स्पीड और आसानी। स्पीड और आसानी, हाँ। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां किसी के पास ज्यादा वक्त है नहीं, ये वीडियो जानकारी या मनोरंजन का एक कह सकते क्विक शॉट देते हैं। इंस्टेंट। इन्हें देखना और आगे बढ़ाना मतलब शेयर करना भी बहुत आसान है। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात है ना, तुरंत संतुष्टि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। विश्लेषण इस बात पे जोर देता है कि ये प्लेटफॉर्म डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि आपको एक के बाद एक छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स मिलते रहें। स्वाइप करते जाओ, नया कंटेंट आता जाएगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ देखने में आसान नहीं है। हाँ। इन्हें बनाना भी अब काफी सरल हो गया है। हाँ, ये भी है। मतलब एक स्मार्टफोन हो और थोड़ी बहुत एडिटिंग आती हो तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। सही। और इसने जानकारी और विचारों के फैलने की रफ्तार को मतलब बहुत तेज कर दिया है। हाँ। अभूतपूर्व। और इसी आसानी से जुड़ा एक और फायदा जो विश्लेषण में बताया गया है वो है माइक्रो लर्निंग, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में सीखना। माइक्रो लर्निंग। हाँ, कई बार हमें किसी मुश्किल विषय की गहराई में नहीं जाना होता, बस कोई छोटी सी टिप चाहिए होती है या कोई काम कैसे करना है ये जानना होता है। जैसे मान लीजिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला कैसे लगाएं या टाई कैसे बांधें या किसी नई ऐप का कोई फीचर कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा। हाँ, इन चीजों के लिए तो ये छोटे वीडियोस कमाल के हैं। बिल्कुल, विश्लेषण भी यही कहता है। जब प्रैक्टिकल जानकारी होती है ना, तुरंत लागू होने वाली या हाउ टू वाला कंटेंट, हाँ, हाउ टू, उसके लिए ये फॉर्मेट बहुत असरदार है। कुछ सेकंड या मिनट में आप एक नया स्किल सीख सकते हैं या किसी प्रॉब्लम का हल पा सकते हैं। हालांकि विश्लेषण ये भी साफ करता है कि ये जो माइक्रो लर्निंग है ये गहरी वैचारिक समझ या क्रिटिकल एनालिसिस का विकल्प नहीं है। हाँ, ये तो है। ये खास लिमिटेड कामों के लिए उपयोगी है, पर ज्ञान की गहराई और चौड़ाई के लिए काफी नहीं है। सही कहा। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू जो विश्लेषण में सामने आया वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। क्रिएटिविटी छोटे वीडियो से? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई समय की कमी रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। हाँ। लेकिन तर्क ये है कि 15, 30 या 60 सेकंड की लिमिट में अपनी बात को असरदार ढंग से कहना या दिखाना ये अपने आप में एक क्रिएटिव चैलेंज है। हाँ, ये बात सही है। इसे कंस्ट्रेंट लेड क्रिएटिविटी कहते हैं, मतलब बाधाओं से पैदा होने वाली रचनात्मकता। अच्छा। विश्लेषण बताता है कि इस फॉर्मेट ने विजुअल स्टोरी टेलिंग के नए तरीकों को जन्म दिया है। आपको बहुत कम समय में देखने वाले का ध्यान खींचना होता है। बिल्कुल। अपनी कहानी कहनी होती है और एक असर छोड़ना होता है। इसके लिए बहुत सटीक प्लानिंग चाहिए, तेज एडिटिंग और विजुअल हुक्स का इस्तेमाल जरूरी है। और इसने मीम कल्चर, डांस चैलेंजेस और क्विक कॉमेडी स्केचेस जैसे नए क्रिएटिव फॉर्म्स को भी बढ़ावा दिया है। तो ये दिखाता है कि कैसे सीमाएं भी इनोवेशन को प्रेरित कर सकती हैं। तो ये तो हुई फायदे की बातें।
रफ्तार, आसानी, छोटी मोटी जानकारी और रचनात्मकता को बढ़ावा। हाँ, ये सब तो अच्छा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। विश्लेषण कुछ गंभीर चिंताओं को भी उजागर करता है, और शायद सबसे आम चिंता जो बार बार उठाई जाती है वो है हमारे ध्यान की अवधि पर, मतलब अटेंशन स्पैन पर पड़ने वाला असर। अटेंशन स्पैन। क्या लगातार छोटे तेज रफ्तार वाले वीडियो देखने से हमारी लंबे समय तक किसी चीज पर ध्यान टिकाने की क्षमता कम हो रही है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता है और विश्लेषण इसे काफी गंभीरता से लेता है। अच्छा। इसमें तर्क ये दिया गया है कि हमारा दिमाग जो है वो लगातार उत्तेजना और तेज बदलाव का आदी होता जा रहा है। जब हम घंटों तक छोटे छोटे वीडियो देखते हैं तो हमारा ब्रेन तेज रफ्तार, तुरंत संतुष्टि और लगातार नई जानकारी के लिए ट्रेन हो जाता है। हाँ, एक तरह से कंडीशनिंग हो जाती है। बिल्कुल। नतीजा ये हो सकता है कि जब हमें किसी ऐसी चीज पर ध्यान देना हो जिसमें गहराई हो, जो धीमी गति से सामने आती हो, जैसे कोई किताब पढ़ना या कोई लंबा लेख समझना या कोई जटिल प्रॉब्लम पे सोचना, हाँ, तो हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है, ऊबने लगता है। विश्लेषण इसे कॉग्निटिव इम्पेशंस कहता है, मतलब संज्ञानात्मक अधीरता। कॉग्निटिव इम्पेशंस, ये तो काफी चिंताजनक है। और इससे जुड़ी हुई दूसरी चिंता है गहराई और संदर्भ की कमी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अक्सर ये वीडियो जानकारी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिखाते हैं, बिना ये बताए कि वो कहाँ से आया है, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, या उसके अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं। सही। विश्लेषण इसे स्नैकिंग ऑन इन्फॉर्मेशन कहता है। स्नैकिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे हम खाने के बीच में स्नैक्स खाते हैं ना, हाँ, वैसे ही हम जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं, लेकिन पूरा पौष्टिक भोजन नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ये जो संदर्भ की कमी है, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। कैसे? विश्लेषण में उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे किसी भाषण का या इंटरव्यू का या किसी घटना का एक छोटा सा क्लिप उसको संदर्भ से हटाकर पेश करने से उसका मतलब पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, ये तो देखा है कई बार। देखने वाले को लगता है कि उसने पूरी बात जान ली, जबकि उसने सिर्फ एक एडिटेड, शायद तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हिस्सा देखा है। इससे ना सिर्फ गलतफहमी पैदा होती है, बल्कि किसी मुद्दे की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, उसे समझने की हमारी क्षमता भी कम होती है। हम चीजों को बस काले और सफेद में देखने लगते हैं, जबकि असलियत अक्सर ग्रे होती है। हाँ, ज्यादातर पेचीदा होती है। और यहाँ हम तीसरी और शायद सबसे गंभीर चिंता पर आते हैं, जिसे विश्लेषण काफी प्रमुखता से उठाता है। वो है गलत सूचना और दुष्प्रचार का तेजी से फैलना। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इन वीडियो को बनाना और फैलाना इतना आसान है और अक्सर इनमें फैक्ट चेकिंग या संदर्भ की कमी होती है, तो ये प्लेटफॉर्म गलत जानकारी के प्रसार के लिए एक क्या कहते हैं, उपजाऊ जमीन बन जाते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह देखता है। परफेक्ट स्टॉर्म। हाँ, देखिए, वीडियो का जो भावनात्मक असर होता है वो अक्सर टेक्स्ट से ज्यादा होता है। हाँ, विजुअल ज्यादा असर करते हैं। तो एक छोटा इमोशनली चार्ज्ड वीडियो, भले ही वो तथ्यात्मक रूप से गलत हो, वो बहुत तेजी से वायरल हो सकता है। एल्गोरिथम्स भी अक्सर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं जो ज्यादा एंगेजमेंट लाएं, लाइक्स, शेयर, कमेंट्स, और सनसनीखेज या भ्रामक जानकारी अक्सर ऐसा करने में सफल होती है। हाँ, क्योंकि वो ध्यान खींचती है। सही। विश्लेषण ये भी बताता है कि वीडियो फॉर्मेट में गलत सूचना की पहचान करना और उसे रोकना टेक्स्ट की तुलना में ज्यादा मुश्किल होता है। और अब तो डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है। बिल्कुल, वो इस समस्या को और भी गंभीर बना रही हैं। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत गलतफहमी का मामला नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो हमने दोनों पक्ष देखें। एक तरफ है सुविधा, रफ्तार, माइक्रो लर्निंग और क्रिएटिविटी के मौके। दूसरी तरफ है ध्यान की कमी, संदर्भ का अभाव और गलत सूचना का गंभीर खतरा। हाँ, दोनों पहलू हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है? क्या वो कहता है कि भाई हमें इन वीडियो से बिल्कुल दूर रहना चाहिए? नहीं, विश्लेषण इतना सीधा निष्कर्ष नहीं देता। उसका जो मुख्य संदेश है वो है संतुलन का और विवेकपूर्ण उपयोग का। संतुलन और विवेक। हाँ, वो मानता है कि लघु वीडियो अपने आप में न तो अच्छे हैं न बुरे हैं, वे एक शक्तिशाली टूल हैं, एक साधन है। हाँ, एक साधन है जिनका इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है। वे क्विक इन्फॉर्मेशन, मनोरंजन या प्रैक्टिकल स्किल सीखने के लिए उपयोगी हो सकते हैं,
लेकिन उन्हें गहरी समझ, आलोचनात्मक सोच और व्यापक ज्ञान का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि हमें इन दोनों तरह के कंटेंट के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो ये संतुलन कैसा दिखना चाहिए? मतलब क्या विश्लेषण इसके बारे में कुछ सुझाव देता है कि हमें संतुलन को असल में कैसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि कहना तो आसान है। हाँ, करना मुश्किल है, बिल्कुल। विश्लेषण कुछ दिशाएं सुझाता है। अच्छा। पहला कदम है जागरूकता, मतलब ये समझना कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, एल्गोरिदम हमें कैसे प्रभावित करते हैं और इन वीडियो की लिमिटेशंस क्या हैं। यानी पहले समझें कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। दूसरा, सचेत उपभोग, माइंडफुल कंजम्पशन। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, कितना समय बिता रहे हैं और क्या ये हमारे समय का सबसे अच्छा उपयोग है। विश्लेषण डिजिटल डिटॉक्स या उपयोग की सीमाएं तय करने का भी सुझाव देता है, यानी कभी-कभी ब्रेक लेना। हाँ। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, एक्टिवली गहरी और संदर्भ वाली जानकारी की तलाश करना। मतलब अगर कोई छोटा वीडियो किसी विषय में आपकी रुचि जगाता है तो वहीं रुक मत जाइए। उस विषय पर लंबे लेख पढ़िए, किताबें खोजिए या भरोसेमंद स्रोतों से पूरी जानकारी हासिल कीजिए। अच्छा, यानी एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करें, अंत की तरह नहीं। बिल्कुल। इसे मीडिया डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं, अपनी जानकारी के स्रोतों में विविधता लाना। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ कंटेंट की बुराई या अच्छाई का सवाल नहीं है, ये भी है कि हम मतलब उपभोक्ता के तौर पे कितने सजग और जिम्मेदार हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर्स की भी इसमें भूमिका है। हाँ, निश्चित रूप से। विश्लेषण इस बात का भी जिक्र करता है कि प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है। उन्हें एल्गोरिथम को इस तरह डिजाइन करना चाहिए जो सिर्फ एंगेजमेंट ही नहीं बल्कि जानकारी की गुणवत्ता और विविधता को भी महत्व दें। साथ ही गलत सूचना को रोकने के लिए और असरदार तरीके अपनाने चाहिए। और क्रिएटर्स की भी जिम्मेदारी है कि वे सटीक जानकारी दें और जहां तक हो सके संदर्भ जरूर दें। सही है। तो ये एक मतलब सामूहिक प्रयास है, सबका मिलाजुला प्रयास। तो कुल मिलाकर जो विश्लेषण हमने देखा वो हमें लघु वीडियो की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में मदद करता है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और शायद रहेंगे भी। हाँ, लगता तो यही है। सवाल ये है कि हम इनके साथ अपना रिश्ता कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। और ये रिश्ता लगातार बदलता रहेगा, विकसित होता रहेगा। विश्लेषण हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ता है। क्या है वो? कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज इन वीडियो फॉर्मेट्स को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और पर्सनलाइज बनाती जाएंगी, हाँ, हमारे लिए सूचना की गुणवत्ता, उसका संदर्भ और उसकी सच्चाई को परखने की चुनौती और भी बढ़ेगी। ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी का विकास सिर्फ एक व्यक्तिगत स्किल नहीं रहेगा बल्कि एक जरूरी सामाजिक आवश्यकता बन जाएगा। सही का। भविष्य में हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि त्वरित जानकारी की ये जो बाढ़ है वो हमें सूचित तो करे लेकिन ज्ञान की गहराई से हमें दूर ना कर दे? ये सवाल हम सभी के लिए सोचने लायक है। वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।